एक तो 7 फेरे क्यों लेते हैं, एक 7 फिगर ही क्यों है, अग्नि को ही साक्षी क्यों मानते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं टीका लगाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग ना समझें। ऑल द 7 कलर्स आर गवर्निंग आर 7 चक्रास। पूजा करते हैं घर में तो हम एक वर्ड सुनते हैं पितृदोष। ये पितृदोष है क्या कि कहीं ना कहीं सुबह उठकर आप सूर्य पे जल अर्पण करो, तो उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है क्या। 2-2, 3-3 साल के बच्चों के अंदर डायबिटीज आ चुकी है। एक भी बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो फॉलो होता आ रहा है। कोई भी आप जॉब पे जाते हो या कंपटीशन में जाते हो तो आपका पेरेंट आपको दही चीनी खिलाता है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। और उसमें स्वाहा क्यों बोला जाता है? स्वाहा मीन्स व्हाटएवर इज हैपनिंग हियर आप उसको ग्रहण कर रहे हो। बिकॉज जब आप रेड कलर खाते हो तो आपके अंदर पैशन आता है। इसीलिए न्यूली वेड लेडीज होती हैं, उनको बिंदी लगाई जाती है, लाल कपड़े पहनाए जाते हैं। बट ट्रेडिशंस को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उनकी साइंस को समझिए। एंड हेलो टू एवरीवन, आई एम सुमित राज और आपका हमारे शो रेजिंग कॉन्शियसनेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनको गहराई से समझने के लिए, जिससे हम अपनी कॉन्शियसनेस और एक लेवल बढ़ा सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही डीप है और बहुत ही ज़रूरी है शायद हमको समझने के लिए। आज हम बात करेंगे हिंदू ट्रेडिशन पर और उनके रिचुअल्स पर, जो बहुत टाइम से फॉलो होते आ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं हमने शायद लॉजिक समझा नहीं है या हम पे पास ऑन नहीं हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जनरेशन में हम वो शायद ट्रेडिशन उस हिसाब से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए। और इसको आज हमें समझने के लिए और इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं कैप्टन आलोक जैन। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर शो। माय प्लेजर। और इन्होंने आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी में बहुत पढ़ाई करी है। ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही इज़ अ हीलर, और इन्होंने आर्मी में सर्व किया है एंड ही हैज सीन द कॉर्पोरेट लाइफ टू। तो उन्होंने मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ दोनों देखी है। तो शायद हम इस उम्मीद से बात करें सर कि हम इन टॉपिक्स को अनकवर कर सकें और उनके पीछे लॉजिक समझ सकें। तो कैसे हैं सर आप? गुड थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी ऑनटू दिस प्लेटफॉर्म। कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले, knowledge is infinite. Yeah. So don't call me an expert. I am not an expert, honestly. Life में कुछ ऐसे circumstances देखे जब मैं materialistically बहुत तेज जा रहा था अपनी ज़िंदगी में, कि उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि अच्छा, I am missing something in my life. And that is the particular moment which pushed me into spiritualism. जी हाँ, लेकिन ये बात सच है कि एक समय ऐसा आया जब मैं जब डीप स्पिरिचुअलिज्म में चला गया, देन आई रियलाइज्ड कि ये सब होना ही था। आई एम नॉट सेइंग दैट डेस्टिनी इज टोटली एज्ड इन स्टोन, हाउएवर जब हमारी सोल्स इस जन्म में इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आती हैं, तो वो तकरीबन तय करके आती हैं कि वो क्या करने आई हैं, क्या सीखने आई हैं और क्या सिखाने आई हैं। Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. So sir, coming back to our topic, सर आज मैं यहाँ पे शूट के लिए जब आ रहा था तो मम्मी ने मुझे दही चीनी खिला के भेजा, वो भी सिर्फ 1 चम्मच। तो एक भी बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो फॉलो होता आ रहा है। कोई भी आप जॉब पे जाते हो या कंपटीशन में जाते हो तो आपका पेरेंट आपको दही चीनी खिलाता है। करेक्ट। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है सर? गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। सी, एक्चुअली हमारी जो गट हेल्थ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट द रेस्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट मैटर, ब्रेन मैटर्स, हार्ट मैटर्स, बट गट जो है, दैट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थर्ड ब्रेन, इज सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर हमारा जठराग्नि मीन्स द अग्नि ऑफ द स्टमक, जहाँ से डाइजेशन होता है, डाइजेशन पावर, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और अच्छी नहीं है, देन एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। ओके, मान लीजिए आपका पेट खराब है, जलन है, गैस बन रही है, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन थिंग्स। दैट इज द रीजन दैट अ बिट ऑफ दही along with a bit of sugar is given to people, whosoever is going for exams or interview and all that. इसलिए करा जाता है कि वो पेट ठंडा रहे, हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी कॉलोनी एस्टैब्लिश्ड रहे, बिकॉज दही इज प्रोबायोटिक। यस। और जिसकी वजह से हमारा फोकस अच्छा बना रहेगा।
ओके, गैस नहीं बनेगी, पेट में ठंडक भी रहेगी हल्की सी, एंड देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म योर पर्टिकुलर वर्क प्रॉपर्ली। मीन्स इसका अपन सिंपलर लैंग्वेज में समझो, जब हम काम डाउन है तो हम बेटर फोकस कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। और सर जैसे हम किसी से जब भी मिलते हैं, हमारे पुराने टाइम में सब हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे। एक ग्रीड था, एक रिस्पेक्ट थी। हम जैसे पैर छूना, नमस्ते करना, वो कहीं ना कहीं यहाँ छूट रहा है। लोग ऐसे नमस्ते कर लेते हैं, पैर नहीं छूते, पैर यहाँ तक छूते हैं। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं लॉजिक छुपा होगा कि हम एकदम हाथ जोड़ के यहाँ तक पैर छूना, इसके पीछे देखिए थोड़ा सा हल्का सा डाइग्रेस कर रहा हूँ टॉपिक पे। आप लोगों ने कभी सुना हो अष्टांग योग? अष्टांग योग में जो एक ऋषि पतंजलि थे, उन्होंने 8 लिम्स दिए थे। उसमें था यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो जो तीसरा है आसन और प्राणायाम, आसन इज हाथ से काम करना या पैरों से करना या एक्सरसाइजेस करना। प्राणायाम इज ब्रीदिंग, यू नो, प्राणों को आयाम करना। आयाम ही है लेकिन प्राणों का आयाम है, ब्रीदिंग का आयाम है। मीन्स ब्रीदिंग कंट्रोल। ब्रीदिंग कंट्रोल है। सो जितने भी हम एक्शंस कर रहे हैं, जैसे नमस्ते है, नमस्ते में हम क्या कर रहे हैं? नमस्ते में हम अपने हाथ जोड़ रहे हैं, और उसको हाथ जोड़ने के बाद यू आर नॉट सपोज टू डू नमस्ते लाइक दिस, यू आर सपोज टू बेंड ऑल्सो like this. Why do we do? Because multiple reasons. One, पहली बात तो ये है कि जो हमारा right hand है और that right body is controlled by the left brain and vice versa. Now, why it is happening is because अगर left brain was controlling only the left body and the right was controlling only the right body, तो दोनों में कहीं जुड़ाव तो होता ही। That is the reason that it has been made in such a way that, secondly, हमारी body is also like infinity. It's like this. So this part controls this part. This part controls this part. So what happens is when you're joining your palms, you are joining your brains also, the hemispheres, both the hemispheres of the brain. Thirdly, when you bend like this, you are creating a lock here, जिसको एक होता है त्रिबंध आसन, 3 बंधों का आसन, जिसमें मूल बंध आसन लगाया जाता है हमारे मूलाधार चक्र को ऐसे खींच के। उसके बाद उड्यान बंध लगाते हैं पेट को अंदर करके, और तीसरा बंध लगता है जालंधर बंध। ओके, इनका मकसद क्या होता है कि अगर शरीर के अंदर वात मतलब कि स्पेस ज्यादा क्रिएट हो जाए तो उसको बंद करना, स्पेस को बंद करना। तो ये जो त्रिबंध आसन है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज जब ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर तो हमारी कम्युनिकेशन टूट जाती है। स्पेस होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगी। तो जो त्रिबंध आसन है ये इसलिए। जब आप ऐसे करते हैं तो आप जालंधर बंद लगा रहे हैं। तो आपने जालंधर बंद लगाया तो क्या हुआ? आपका जितना भी ब्लड है वो आपके हार्ट की तरफ गया। रिस्पेक्ट हो गई। सो आप क्या कर रहे हैं? एक तो आप सारे शरीर को जोड़ रहे हैं, दूसरा आप जितना भी अपने प्राण है उनको अपने हार्ट की तरफ ले जा रहे हैं। उससे क्या होगा? आपकी ईगो कम हो जाएगी। बिकॉज ईगो कब होती है? जब किसी बंदे में ईगो होती है तो क्या होता है? वो ऐसे बात करता है, isn't it? Isn't it? So जब आप ऐसे बात कर रहे हो या किससे ऐसे मिल रहे हो तो आपकी ईगो शांत हो गई है, आपका सारा का सारा रस अंदर चला गया है। इसको एस्ट्रोलॉजी में शनि भी बोला गया है कि अगर यहाँ पे शनि बैठ गया तो यहाँ पे इंसान का जो हार्ट है वो अंदर चला जाता है। ऐसे बंदे जो होंगे दे विल बिकम मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द वर्ल्ड। उनको दया, भावना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा समझ में भी आएंगी, वो दूसरों के प्रति दया दिखाएंगे। ओके, तो जब आप ऐसे करते हो तो आपकी ईगो जो है टोटली डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए भगवान के सामने भी जब आप ऐसे रखोगे तो आप भगवान को याद भी ढंग से कर पाओगे, क्योंकि आपकी ईगो टोटली डिसॉल्व है। दूसरा क्वेश्चन जो था आपका दैट वाज अबाउट पैर छूना जी, उसमें भी आसन है। सोचिए कौन सा आसन होगा? नीचे झुकना सर, जो सूर्य नमस्कार में। करेक्ट। आप जब माउंटेन पोज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? माउंटेन पोज में आप अपना सर जो है नीचे ले जा रहे हो। तो होता क्या है, डे टू डे लाइफ में
हमारे जो रस है जब कभी ठंडा हो जाता है, रस मीन्स शरीर के अंदर जो 70 to 80% वी आर मेड ऑफ 70 to 80% वाटर। सो जब वो रस कई बार ठंडा हो जाता है या फिर वो तामसिक भोजन खाने से, जैसे बहुत ज्यादा प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया। तामसिक मीन्स लेजी। तामसिक डज नॉट मीन लेजी, तामसिक मीन्स वो भोजन या वो रस या वो टेस्ट जो हमारे शरीर को अंदर की तरफ सिकोड़ते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को ठंडा करके अंदर ले जाते हैं। जैसे कि प्याज है, लहसुन है, उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे बहुत गर्मी है, जब हमारा रस गर्मी के मौसम में रस बाहर होता है, उबलता है हमारे शरीर में, तो उस वक्त प्याज खाना चाहिए। इसीलिए कच्चा प्याज खाया जाता है लू में जाने से पहले गर्मी में, जिससे रस ठंडा हो जाए और रस अंदर की तरफ रहे, तो उस वक्त प्याज बहुत अच्छा है। सो जो हम इस तरह से बेंड डाउन करके उनको प्रणाम करते हैं और प्रॉपरली टच करते हैं फीट को, तो आप अपनी तमस को खत्म करके थोड़ा सा रजस की तरफ जाते हो, जिससे हमारे ऊपर के चक्र भी काम करना शुरू हो जाए। ओके सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर, कि आपने 2 बुक पब्लिश करी हैं सर ने, द रूट कॉज के नाम से, जिसमें आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल हर चीज़ लॉजिक से समझाई है। वो कहीं ना कहीं इस कॉन्वर्सेशन में शो भी हो रही है, जो मैंने पूरी पढ़ी भी हैं। तो और एक मेरा क्वेश्चन एक ट्रेडिशन को लेके ये है कि हम सबको बोला जाता है शुरू से कि कहीं ना कहीं सुबह उठकर आप सूर्य पे जल अर्पण करो, तो उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर कि सुबह सुबह का जो समय होता है, जब आप सुबह सूरज को एक्सपोज होते हो, अपने शरीर को एक्सपोज करते हो सूर्य को, तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर गेटिंग विटामिन डी। ओके बिटवीन सर किस टाइम के बीच में? नॉर्मली इट शुड बी इन द अर्ली मॉर्निंग्स ओनली। अगर आप सर्दियों में दोपहर में भी अपने आप को एक्सपोज करोगे, दैट इज ऑल्सो गुड। मैं थोड़ी सी, अगर आप साइंस समझना चाहते हैं तो मैं अपने ऑडियंस के लिए भी, पीपल शुड अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ यू नो क्या होता है। देखिए, एक बार किसी ने सवाल पूछा मुझसे कि अगर सूरज से विटामिन डी मिलता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी के बिना आपके शरीर के आपको पक्का है बीमारियां आएंगी। विटामिन डी नहीं होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, विटामिन डी नहीं होगा या कम होगा तो बॉडी में पेन्स आने शुरू हो जाएंगे, एंड विटामिन डी इज डिसॉल्विंग द कैल्शियम एंड इट्स प्रोवाइडिंग इट टू द बोन्स आल्सो। तो एक बार किसी ने सवाल पूछा कि जो ये किसान लोग होते हैं, ये तो सारे टाइम ही रहते हैं धूप में, बट इनका तो विटामिन डी बहुत कम हो जाता है, कितने सारे हैं, एंड इट्स ए कंप्लीट स्टडी आल्सो, एंड व्हाई इज इट सो? उसका सिंपल रीजन ये है कि जो किसान है वो कड़क धूप में काम करते हैं। जब आप कड़क धूप में काम करेंगे तो आपकी बॉडी जो है उसमें गर्मी बहुत रहेगी, पित्त जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है। जब पित्त होगी तो आपकी बॉडी के अंदर, अब एक नॉर्मली एक जो किसान होता है उनके खाने में इतनी गरिष्ठता नहीं हो पाती है, तो ना ही उनको प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल मिल पाएगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर टू विटामिन डी। जब आपका कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा तो आपको विटामिन डी भी नहीं बनेगा। जब विटामिन डी बनेगा तो आप धूप में खड़े रहोगे तो आप तो बीमार ही पड़ेंगे, सिकुड़ते जाएंगे, विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा ये कारण भी है कि जब पित्त बहुत ज़्यादा होती है तो मेटाबॉलिज्म बहुत होगा। जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ऑटोमेटिकली फिर विटामिन डी की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, और अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स हैं, तो आपके शरीर में एक भी अगर चीज़ कम होगी तो आपको विटामिन डी कम होना शुरू हो जाएगा। दैट्स द रीज़न गर्मियों के मौसम में आइडियली सुबह का समय जी, जब आप बहुत कंफर्टेबल से हैं, भीनी भीनी हवा चल रही है, सूर्य जो है आपको तंग नहीं कर रहा है, और सर्दियों के मौसम में अराउंड 12ish, 1ish, दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट विटामिन डी। ओके, तो इसमें जल का कोई रोल नहीं है? नहीं, जल का रोल एक और है कि जल जो है, जब आप सूर्य की तरफ देख रहे हो और आप जल चढ़ा रहे हो तो वाटर रिफ्रैक्ट्स एंड इट क्रिएट्स 7 lights. It splits the white light into 7 lights of the, that is Vibgyor, you know, rainbow. So
all the 7 colors are governing our 7 chakras. Okay. Or the other way around. Starting from violet, Vib Gyor. Okay. Okay, and it's a fact. Because जब आप रेड कलर खाते हो तो आपके अंदर पैशन आता है, इंक्रीज होता है. तो पैशन जो आता है, एंड रेड कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. ट्रू. दूर तक, इसीलिए जो रेड लाइट्स होती हैं वहां पे रेड, सो आई मीन जो स्टॉप लाइट्स होती हैं वहां पे रेड कलर होता है जो दूर से दिख जाए. तो रेड कलर ट्रेवल्स फारदेस्ट. तो जब आप रेड कलर खाएंगे तो वो आपके मूलाधार चक्र तक जाएगा. इसीलिए वो पैशन लाता है. इसीलिए टमाटर जो है वो इट मेक्स यू मोर पैशनेट. ओके, सेम गोज विद इवन. सर एक जैसे रेड कलर का आपने पॉइंट उठाया, तो जैसे हम मंदिरों में जाते हैं और टीका लगाते हैं तो लाल टीका ही लगता है, तो वहाँ मतलब उसके पीछे क्या लॉजिक है? वहाँ कहाँ पैशन इंक्रीज कर रहे हैं हम? ओके, सो द मोमेंट यू आर वट एवर कलर यू आर पुटिंग ऑन योर फोरहेड, इसके पीछे पिनियल ग्लैंड है. पिनियल ग्लैंड लिटरली वर्क्स लाइक द फर्स्ट स्विच ऑफ दिस फैक्ट्री. दिस इज कंप्लीट फैक्ट्री इन इटसेल्फ एंड इट वर्क्स लाइक ए स्विच. सो आप जो लाइट इसमें भेजोगे उसी स्पीड से हमारी बॉडी चलेगी. तो अगर आप यहाँ रेड कलर लगा रहे हो तो योर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज इन द एंटायर बॉडी. इसीलिए जो न्यूली वेड लेडीज होती हैं उनको बिंदी लगाई जाती है, लाल कपड़े पहनाए जाते हैं, सो दैट देयर इज पैशन यू नो ऑन द फर्स्ट डे. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम चाहते हैं कि ठंडक रहे शरीर में तो हम सफेद चंदन लगाएंगे. और वो भी खाली ऐसे नहीं, ऐसे भी लगा सकते हो. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो लाइट है वो हमारे खाली स्किन से यहाँ से नहीं गुजर रही है, वो यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है. ओके, सो इसीलिए जितने भी शिव भगवान को मानते हैं वो लोग नॉर्मली वाइट कलर की ऐश या ये सब लगाएंगे जिससे कि उनके दिमाग में ठंडक रहे. ओके, जिन लोगों को आंखों में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, आंखों लाइट से, लाइट सेंसिटिव माइग्रेन, उन लोगों को खासतौर से लाइट सेंसिटिव माइग्रेन कब होगा? गर्मियों में होगा, धूप से होगा. ऐसे लोगों को अगर बाहर निकलना हो तो वो व्हाइट कलर का एक टीका लगा ले, चंदन का. चंदन इज कोल्ड ऑल्सो, एस्ट्रिंजेंट होता है, कसैला, ठंडा भी है कसैला भी है, तो वो हमारे स्किन को बंद कर देगा जिससे कि हीट अंदर ना जा सके. Okay. तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जैसे हम कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे हम येलो चंदन का टीका लगाते हैं तो उससे एकदम से ठंडक मिलती है. तो इसमें कहीं ना कहीं हम हमारे गॉड का नेचर भी उसमें रिप्रेजेंट होता है. जैसे कृष्ण भगवान है वो चंद्रवंशी हैं, है ना. तो राम भगवान जो है वो सूर्यवंशी हैं. इसीलिए जो राम है वो बीज मंत्र है हमारे मणिपुर चक्र का. आप कभी बोलो राम तो आपको मैक्सिमम वाइब्रेशन यहाँ फील होगी मणिपुर चक्र पे. और क्यों राम बोला जाता है? बिकॉज जब आप राम बोलोगे तो मणिपुर चक्र एक्सपैंड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएगा पूरे शरीर में. जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो आप को माया में, ये माया ही है पूरी, इस माया में आप दूर तक जा पाओगे, इसको समझ पाओगे जैसे राम जी ने समझा. जी. और अगर हम इसमें हनुमान जी का एंगल डालें तो उनको हमेशा ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. गुड. तो उसमें विबग्योर में ऑरेंज का मतलब क्या है? एक्सीलेंट. आप देखिए कि जो विबग्योर में ऑरेंज का है वो रेड से थोड़ा सा पहले है. जी, करेक्ट. तो जो ऑरेंज कलर है दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल एज अ बिट ऑफ ठहराव, कामनेस. Strength, but with the calmness also. Okay. I mean it's a controlled aggression. You can call it controlled aggression. Controlled aggression. जैसे हमारे सारे सेंट्स हैं वो भी ऑरेंज कलर के ही क्लोथ्स पहनते हैं. Correct. तो कहीं ना कहीं अपना एग्रेशन कंट्रोल कर रखा है. लेकिन ऑरेंज कलर also represents उत्सुकता, क्यूरियोसिटी. इसीलिए जो हनुमान भगवान है उनकी अगर आपने कहानियां पढ़ी हो तो ही वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड जिन्होंने जाके सूर्य को भी निगल लिया था. उनको तो वो आम दिख रहा था या फल दिख रहा था. तो इट रिप्रेजेंट्स क्यूरियोसिटी. एंड
दैट क्यूरोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माया. True. ओके, इसीलिए उनको वानर बोला जाता है. वानर इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन इन पीपल्स माइंड के वानर जो है उसका मतलब ये है कि हनुमान जी जो है वो बंदर थे. वानर मतलब वो इंसान जिसका जो मन है वो वानर की तरह उत्सुक है सीखने के लिए. आई होप सर आपकी एक्सप्लेनेशन से हमारे व्यूअर्स को इसके पीछे लॉजिक समझ आया हो कि हम तिलक क्यों लगाते हैं और इसके पीछे कलर्स के पीछे हमारे क्या क्या रीज़न है. और हमारे सर एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम पूजा करते हैं घर में तो हम एक वर्ड सुनते हैं पितृदोष. तो ये पितृदोष है क्या, इसका मतलब क्या है पहली बात तो? क्योंकि हमारी जनरेशन नहीं समझती है पितृदोष है क्या. देखिए थोड़ा सा ये समझना होगा हमको कि एक कहावत तो मेरे ख्याल से बच्चे को भी पता होगी कि जैसा हम खाएंगे वैसे ही बन जाएंगे. आज की दुनिया में हम क्यों ज्यादा बीमारियां देख रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों के अंदर 2-3 साल के बच्चों के अंदर डायबिटीज आ चुकी है, हाइपरटेंशन आ चुकी है, और लॉट ऑफ किड्स आर बोर्न विद जेनेटिक डिजीजेस, ओके, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज एंड ऑल दैट. वो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पूर्वजों ने आयुर्वेदिक खाने के तरीके से या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से अपने आप को डाइग्रेस कर लिया. तो क्या हुआ कि उनके अंदर दोष बने, दोष मतलब फॉल्ट्स, लेकिन वो बीमारियां पूरी तरह उनमें एक्सप्रेस नहीं हुई हमारे पूर्वजों में. अब उसके बाद जब उनके बच्चे हुए तो उनके अंदर वो दोष और बढ़ते गए, पास ऑन होते गए. और एक समय ऐसा आया, एक जनरेशन में ऐसा आया जहां पे वो दोष इतने बढ़ गए that they started expressing themselves as discomfort, as serious diseases, chronic pains, etc. etc. तो this is पितृदोष. Okay. तो पितृदोष ऐसा नहीं है कि वो खाली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खत्म हो जाता है. पितृदोष कंटिन्यूज. इसीलिए पुराने समय में वैद्य जो है वो हमारी नाड़ियां चेक करते थे जी, और वो देखते थे कि इसके अंदर कोई दोष तो नहीं है. और अगर दोष है तो अगर उसको ठीक करा जाए, जिससे कि अगर ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक जाना चाहते हैं या अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वाले दोष अपने बच्चों में पास डाउन ना हो. ओके. जो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आज की डेट में. आई गेस सर अगर एक हमारी जनरेशन अपना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ा दे तो वो अपना पितृदोष खत्म कर सकती है. बिल्कुल. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पितृदोष में, ये व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि we are born as our own grandkids. Okay? I am just giving an example. It may not be precisely grandkid. It may be, your cousin grandfather's, generation. It may be coming from this tree. It may not be precisely coming from this tree only. तो पितृदोष जो है वो मैं ही अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ, बिकॉज एज माई ग्रैंडफादर आई स्टार्टेड डाइग्रेसिंग फ्रॉम वैदिक वेज ऑफ लिविंग. जैसे सर आपने शुरू में पेंडुलम का एग्जांपल लिया था, तो अगर हम उस बीच में चलते रहें, सत्व को बनाते रहें, तो कहीं ना कहीं हम वो दोष हटा सकते हैं. बिल्कुल हटा सकते हैं, बट इट्स ए स्लो process which needs lot of faith, which needs lot of patience, okay, and which needs definitely knowledge and karma. एक हमारा बहुत important tradition है जो हमारे मैरिज में फॉलो होता है, इसको हम 7 फेरे लेना कहते हैं. तो उसके यहाँ पे एक तो 7 फेरे क्यों लेते हैं, एक 7 फिगर ही क्यों है, 6 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, और हम अग्नि को ही साक्षी क्यों मानते हैं, पानी को क्यों नहीं मान सकते, आकाश को क्यों नहीं मान सकते? वो भी एक एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. तो इसके पीछे शायद हम कुछ लॉजिक समझना चाहें, क्योंकि हम जब फेरों में बैठते हैं तब कहीं ना कहीं कुछ मजाक होता है, कुछ गप्पे छिड़ते हैं, लेकिन हम उसका लॉजिक नहीं समझ पाते हैं. करेक्ट. तो आप उस पर प्लीज थोड़ा सा लाइट डालिए. अग्नि की बात करते हैं सबसे पहले, 7 पे तो बाद में आ जाएंगे, because that is more important. I'm not saying 7 is not important, but we'll come to, let's talk about Agni first.
क्या होता है कि अग्नि जो है, जैसे आप सारे लोग जानते होंगे कि जो पहले सीडी बर्न करा करते थे, तो सीडी बर्न जब होती थी तो उसमें लिटरली करंट जाता था, और वो जब हम सीडी निकालते थे उसके अंदर शेप होती थी कि अच्छा इतनी सीडी बर्न हो गई है। तो इसी तरह से जो अग्नि है वो हमारे शरीर के अंदर भी लिखने का काम करती है। गर्मी है ना, तो हमारे शरीर के अंदर लिखने का काम करती है। तो जब हम, जो पंडित जी बोलते हैं वचन, और उसके बाद हम वचन दोहराते हैं, जो हस्बैंड और वाइफ जब वचन दोहराते हैं, तो अग्नि जो है वो उन वचनों को हमारे अंदर डीपली एम्बेड करती है, जिससे कि वो हमारी मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन जाए। और उसमें स्वाहा क्यों बोला जाता है? स्वाहा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्व मतलब मैं भी, स्वयं मैं भी। स्व, आपने अपना मुंह खोला प्रॉपरली और उसके बाद हा करा। जो हा है दैट इज द बीज मंत्रा ऑफ हमारा थ्रोट चक्र, जहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का काम होता है मेटाबॉलिज्म बढ़ाना। जब आप हा बोलते हो तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो जब आप मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे हो और किसी वर्ड्स को सुन के उनको बोल रहे हो, तो वो हमारे मेमोरी का, हमारा भी शरीर भी पूरा कंप्यूटर है, उसका हिस्सा बन जाता है, जिससे कि आपको वो हमेशा याद रहे। ओके, इसीलिए वचन जब भी बोले जाएं तो क्वाइटनेस होनी चाहिए, जिससे कि आप पंडित के वचनों को ढंग से सुन सको और उनको ग्रहण कर सको। लेकिन स्वाहा अच्छे से बोलना है। स्वाहा भी, क्योंकि आजकल की जनरेशन स्वाहा बोलने में शर्माती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि उनको लगता है ओके स्वाहा क्या, व्हाट इज द मीनिंग, हम क्यों बोले। स्वाहा मीन्स व्हाटएवर इज हैपनिंग हियर, आप उसको ग्रहण कर रहे हो अंदर, शरीर के अंदर। स्वाहा, तो इसलिए पंडित का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एक तो वो वचन ढंग से खाली संस्कृत में ना बोले, उन वचनों को हिंदी में भी बोले। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको संस्कृत तो समझ में आती नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, जब अग्नि लगी हो तो उसके अंदर से धुआं ना निकल रहा हो कि पता लगा जो कपल बैठा है वो अपनी आंखों में से पानी हटा रहे हैं और वो धुआं घुसे जा रहा है। तो अग्नि, एक अच्छा पंडित जो है उसको पता है कि अग्नि को प्रॉपरली प्रज्वलित कैसे करा जाए जिसके अंदर से धुआं ना निकले। वो भी एक आर्ट है। प्रॉपर। रिगार्डिंग 7, द सिंपल आंसर इज 7 is a very important number. 7 रंग इंद्रधनुष के, 7 ही हमारे अंदर चक्र है, 7 ही ग्रह हैं। उनके अलावा एक राहु और केतु है, लेकिन वो इमेजिनरी प्लैनेट्स है, वो इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप फिजिकल प्लैनेट्स की बात करें तो 7 ही ग्रह हैं। अच्छा, इसमें प्लूटो और यूरेनस नहीं काउंट होते? दे आर नॉट काउंटेड। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारे 7 ग्रह हैं उनका हमारे शरीर पे मेन असर पड़ता है। कलेक्टिव कॉन्शियस में कई बार प्लूटो और नेपट्यून को लिया जाता है, नॉट इन इंडिविजुअल कॉन्शियस। ओके। सो जो 7 वचन है उनको जब हम बोलते हैं, दे शुड बी प्रॉपरली रिसाइटेड by husband and wife and understood in true letter and spirit. That's the logic of Vedas. Got it, sir. Got it. Thank you. I hope viewers को इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़े। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि हमारा जो ट्रेडिशन है, जहाँ पे हमारे जो गॉड्स हैं वो दिखाए गए हैं माखन खाते हुए, दूध पीते हुए, गाय के साथ खेलते हुए। और जैसे हम मैं अपनी एक पुरानी जनरेशन में ही बात करूँ तो दूध, छाछ, दही बहुत अच्छे से खाते थे लोग। लेकिन अब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हैं कि हमने कम कर दिया उसको खाना। तो क्या हम सही पाथ पे जा रहे हैं या फिर हम कहीं भटक रहे हैं? ये बहुत गलत हो रहा है एक्चुअली। देखिए क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियस के अंदर करप्शन हर जगह फैलती जा रही है। दूध गायों से निकालने के लिए हम उनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है जहाँ पर 15 लीटर दूध निकलना चाहिए वहाँ हम 25 लीटर दूध निकाल रहे हैं। तो आप गाय को बीमार भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो इंसान के अंदर भी बीमार करेगा। दूसरी चीज ये है कि एक हमें बछड़े को
पहले प्रायोरिटी देनी है कि वो माँ का दूध पिए, उसके बाद हम गाय से उसका दूध लें जो बचा हुआ है जी। और गाय के इसीलिए बोला जाता है हमारे वेदों में दोहन और शोषण। शोषण मतलब आप बछड़े को तो साइड में कर दिया और उसके चारों थनों से दूध निकाल दिया, और दोहन है जहाँ पे आपने बछड़े को पहले 2 थनों से पीने दिया और बाकी 2 थन जो है वो गाय आपको खुशी से देगी। ओके। अगर आप उससे छिनवाओगे तो उस दूध के अंदर भी हेल्थ इश्यूज आएंगे। ओके। और आप दोहन इसलिए भी बोला जाता है बिकॉज इट्स ए 2-वे प्रोसेस। आप गाय को अपने परिवार की तरह रख रहे हो, उसको अच्छा भोजन दे रहे हो, अच्छा चारा दे रहे हो। जब वो दूध देना छोड़ देती है तब भी आप उसको माँ की तरह रखते हो जी। पॉइंट नंबर 1। ओके। अगर हम इसको देखें फ्रॉम एनिमल एम्पैथी एंगल, प्रेम एंगल। दूसरी चीज है दूध की केमिकल प्रॉपर्टीज और ये सब, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है वेगनिज्म में। वेगनिज्म के 2 कारण हैं। एक कारण ये कि लोग कह रहे हैं हमें वेगन इसलिए बनना है कि हमने एनिमल्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना है जी। आप एक्सप्लॉइट अगर एनिमल्स को आप अगर वेदों के हिसाब से चलोगे तो आप एक्सप्लॉइट करोगे नहीं एनिमल्स को, गाय को, बिकॉज वो तो माँ है, इसीलिए माँ बोला जाता है उसको। इसीलिए उसको सनातन धर्म में काटना भी गलत है, ओके, मारना भी गलत है। I am saying it for every animal. I am not saying खाली गाय. Only for cow. It is for all the animals. सनातन धर्म में बोला गया है वासुदेव कुटुंबकम. The entire world is one family. How can you kill any other animal? Okay, that will be selfishness. कि अच्छा गाय में दूध दे रही है तो उसको मत मारो और किसी को मार लो, वो भी तो selfishness है. Anyways, coming to the quality of milk, the qualities of milk. Milk is considered as a complete food almost in itself in Ayurveda because उसके अंदर सारे essential amino acids हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, जो प्रोटीन्स का सब यूनिट है जी। और दूध जो होता है उसकी तासीर ठंडी भी होती है, इसीलिए जब दूध लेते हैं तो वो हमारे शरीर से यूरिक एसिड को भी हटाता है और हमें प्रोटीन्स भी देता है। ओके। प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि आज की संस्कृति में गर्मी बहुत बढ़ गई है, पित्त जी जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, बहुत बढ़ गई है, ओवर स्टिमुलेशन। कॉफी पीना, मिर्च मसाले खाना, तो हमारा जो रस है वो उठ गया है ऊपर की तरफ। जब रस उठ गया है तो हमारे इंटेस्टाइन्स में रस कम जा रहा है जी, और हमारे इंटेस्टाइन्स ही लैक्टेज बनाते हैं जिसका काम होता है दूध के लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करना। मीन्स हम दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, इसीलिए करेक्ट, इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट मिल्क, बिकॉज जब इंटेस्टाइन्स प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे तो लैक्टोज नहीं बनेगा, लैक्टेज नहीं बनेगा। जब लैक्टेज नहीं बनेगा तो लैक्टोज टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो वो हमारे शरीर में दर्द करना शुरू होता है, बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग ब्रोकन डाउन। दैट इज द रीजन कि दूध के साथ कई बार बोला जाता है कि आप नमक मत लो या फिर मिर्च मसाले मत। दूध इज ए कंप्लीट फूड, जैसे दूध को हमेशा अलग लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए दूध को अलग? क्योंकि अगर आप मिर्च मसाले खा रहे हो तो आपका रस तो उस वक्त ऊपर चला गया, तो आपका लैक्टेज ही नहीं बन रहा है। दूध कब पीना चाहिए आइडियली? आई एम नॉट सेइंग दूध सुबह नहीं पिया जाता, कुछ लोग पी सकते हैं जी, बट आइडियली दूध कब पीना चाहिए? जब हमारा रस ठंडा हो। रस कब ठंडा होता है? या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, हाँ, या फिर लेट नाइट। ओके। इसीलिए रात को दूध पीना भी बहुत अच्छा माना जाता है कि वो प्रॉपर्ली हमारा रस नीचे है, लैक्टेज बनेगा, लैक्टेज से लैक्टोज टूटेगा तो हम आराम से दूध को पचा पाएंगे। समझ गया। पनीर जो है उसमें लैक्टोज बहुत कम होता है, ओके, इसीलिए पनीर को पचाना बहुत आसान है। ओके, सो दीज आर द बेसिक रीजंस के दूध को विलन बना दिया गया। अदरवाइज दूध इज अ वेरी हेल्दी थिंग। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इतनी कॉफी और ये सब पी जाती है, मेंटली पीपल आर ओवर स्टिमुलेटेड, इवन इंडिया फॉर दैट मैटर पीपल आर ओवर स्टिमुलेटेड। उसके कुछ गुण क्या दिख जाते हैं, उसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं? बहुत ज्यादा घूमना, ओके, सेटल्ड माइंड ना होना। मीन्स हर जगह आपको बैलेंस क्रिएट करना है, बैलेंस क्रिएट करना। फर्स्ट स्टेप अगर हम दूध की बात करें, अगर अपन इसको डाइजेस्ट करना है तो हमको बैलेंस
क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपने पेंडुलम में इक्विलिब्रियम बताया था, एग्जैक्टली उसको स्ट्राइक करना ही पड़ेगा एग्जैक्टली। और दूसरा, हमें गाय को लिटरली माँ की तरह रखना होगा। ओके जी, थैंक यू सर, आप हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक समझाने के लिए। हमारे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए हमें ये एपिसोड एंड करना पड़ेगा, बट आई होप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, जो हमने ट्रेडिशंस के बारे में बात करी हो। और आई थिंक अगर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी है समझने के लिए, तो सर ने द रूट कॉज के नाम से बुक लिखी है, जिसपे हर एक चीज़ का लॉजिक उन्होंने समझाया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़िए और अपनी एक कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, खुद को लेके और पूरे एक वर्ल्ड को लेके। और सर, आपको जो भी कोई मैसेज देना हो हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़। Okay, so my final words for this particular podcast will be कि हम पहली बात साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग ना समझें। ओके, रूढ़िवादिता में ना जाएं, हर चीज़ के लॉजिक को समझने की कोशिश करें। ट्रेडिशंस आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बट ट्रेडिशंस को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उनकी साइंस को समझिए, क्योंकि समय के साथ साथ उनकी रेलेवेंस चेंज होती रहती है। वासुदेव कुटुंबकम पर फोकस करें, एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। आज की डेट में तो क्वांटम साइंस जो है, क्वांटम फिजिक्स, वो इस बात को मानने लग गई है कि हम सब एक दूसरे से इंट्रिंसिकली कनेक्टेड हैं, इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं। मेरा एक छोटा सा जो एक्शन है वो इट विल हैव ए कैस्केडिंग इफेक्ट और ए बटरफ्लाई इफेक्ट ऑन द एंटायर वर्ल्ड इन सम वे और द अदर। दैट इज वाई अपने कर्मों पर हमको ध्यान देना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।